देखो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए से रिलेटेड टॉपिक। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट का नाम था हर्शे एंड चेज। ठीक है, पहले हम कुछ डिस्कवरीज को पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। चैप्टर क्या है? चैप्टर 6। क्या है चैप्टर 6? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है चैप्टर 6। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखो तो आज का टॉपिक क्या है? डिस्कवरीज related to structure and composition of DNA. Discoveries related to structure and composition of DNA. सबसे पहले फर्स्ट फ्रेडरिक मेसर, MEISCHER, फ्रेडरिक मेसर in 1869 आइडेंटिफाइड DNA as an acidic substance present in nucleus। ठीक है, उन्होंने डीएनए सब्सटेंस को न्यूक्लियस में आइडेंटिफाई किया जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस है, एंड या ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। उन्होंने इसको क्या कहा? ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन, NUCLEIN। ठीक है, अब इस न्यूक्लिन को दिस कंपाउंड was later renamed, दोबारा इसका नामकरण किया गया, renamed as न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम किया गया? न्यूक्लिन को कन्वर्ट करके न्यूक्लिक एसिड किया गया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किया गया। दिस कंपाउंड वाज लेटर रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड due to its acidic properties by, कौन नामकरण किया? साइंटिस्ट का नाम है ऑल्टमैन। ठीक है, तो फ्रेडरिक मेसर ने इसको आइडेंटिफाई किया था एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में न्यूक्लियस में, और इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया था न्यूक्लिन। बाद में इसका दोबारा नामकरण हुआ और इसको नाम किया गया न्यूक्लिक एसिड। वाई? ड्यू टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। कौन नेमिंग किया? ऑल्टमैन ने। कब? 1899। ठीक है, अब बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड तो क्लियर होना चाहिए। आ गया क्लियर? आया? क्लियर आ रहा है? क्या हो रहा है जी? वाईफाई तो मेरा फुल है, 72 MBPS का स्पीड दिखा रहा है। ठीक है, आपका है क्लियर? यस सर, मेरा क्लियर है। देखो अब किसका दिक्कत है?
ठीक है। अब देखो सेकेंड है लेविन। LEVENE 1910। लेविन कब है? 1910 फाउंड DNA टू कंटेन। इन्होंने क्या पाया कि डीएनए में दो चीज पाया जाता है, एक फॉस्फोरिक एसिड और दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर। कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। he characterized four types of nucleotide. He characterized four types of nucleotides present in DNA. He characterized four types of nucleotide present in DNA. ये हो गया लेविन का। तीसरा है आर्विन चार्गफ। आर्विन चार्गफ क्या है? 1950 में उन्होंने एक रूल दिया, वो था चार्गफ्स रूल। ये हम लोग 11 में भी पढ़ चुके हैं कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन एंड एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिडीन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू तुम्हारा साइटोसिन, है ना। इसमें क्या लिखेंगे? फॉर्मुलेटेड कौन? एर्विन चार्गफ। फॉर्मुलेटेड, क्या फॉर्मुलेट किया? इंपॉर्टेंट generalization on the basis means nitrogenous basis, on the basis and other components या other contents of DNA and other contents of DNA called as Chargaff's rule. Chargaff's rule, ठीक है। On basis and other contents of DNA called as Chargaff's rule. अब it states that चार्गफ ने क्या स्टेटमेंट दिया था? इट स्टेट्स दैट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी डबल हेलिकल डीएनए, फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो between adenine and thymine, ठीक है। एडेनिन का A, थाइमिन का T, एडेनिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वेनिन, साइटोसिन का C, ग्वेनिन का G, साइटोसिन एंड ग्वेनिन आर कांस्टेंट, साइटोसिन एंड ग्वेनिन आर कांस्टेंट एंड equal to 1 that is A plus T by G plus C is equal to 1.
ठीक है, ये चारगप्स का रूल था। ठीक है, यहां तक समझ आया? देखो, चारगप्स ने कहा, जिनका पूरा नाम एरगिन चारगप्स था, उन्हें 1950 में चारगप्स रूल दिया। उन्होंने कहा कि जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें रेशियो जो होता है एडेनिन और थाइमिन के बीच का और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच का, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू 1। तो एडेनिन प्लस थाइमिन बाय ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। यानी एडेनिन थाइमिन का रेशियो बराबर ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो बराबर होता है और वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यानी देखो, एडेनिन और थाइमिन क्या है? एडेनिन, ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या था? एजी, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन में क्या है? सीटी, साइटोसिन और थाइमिन। तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन। ये चारगप्स का पहला एजम्पशन था, यानी ए हमेशा टी के इक्वल होगा और जी हमेशा सी के इक्वल होगा और दोनों किसके बराबर होगा? ए। समझ आया? और किसी को? अंशिता, फ्रूटी, पुष्पा, किसी को दिक्कत? नबीला? नहीं, डीएनए में क्या पाया जाता है ये बताया था तुम्हारा लेविन। ठीक है, उसने सिर्फ इतना बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेस है उनका परसेंटेज इक्वल होता है, प्यूरिन का पायरिमिडिन के बराबर परसेंटेज होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन। समझी? डीएनए का फाउंडर में कहा जा रही है? फाउंडर क्या था? देखो, शुरू तो मेसर ने किया था, लेकिन एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर देने का क्रेडिट जाता है वॉटसन एंड क्रिक को, जो कि 1952 में दिया था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आते हैं, चिंता मत करो। लास्ट पॉइंट वही है। यहां तक सब कुछ समझ आ गया? मिटा दें? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, देखो, ठीक है, जो क्या हो गया? जेम्स वॉटसन एंड, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक कब? 1953। इन 1953 क्या किया इन्होंने? ही प्रपोज किया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। प्रपोज्ड द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। प्रपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए of DNA structure basis of double helical model of DNA structure on the basis of X-ray diffraction data। किसके आधार पर उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। ठीक है, कौन किया था? प्रोड्यूस्ड बाय कौन? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजानेल्ड
Franklin and Rosalind Franklin in the same year. In the same year मतलब 1953. In the same year. तो बोला गया कि 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया और ये वाइडली एक्सेप्टेड हुआ। तो वॉटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को दिया किसमें? उन्होंने इसको दिया किस आधार पर? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के आधार पर, जो कि प्रोड्यूस किया था किसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा? मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन इन द सेम ईयर। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री। इस तरह से डबल हेलिकल मॉडल आया। ठीक है, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस डबल हेलिकल मॉडल का क्या है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। वन ऑफ द important features of this model was the complementary base pairing. Was the complementary base pairing. तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर क्या इस मॉडल का? was complementary base pairing. ठीक है, अब यानी अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड तुम्हारे लिए नोन है, तुम दूसरा स्ट्रैंड अपने आप बता सकते हो। तो क्या होगा? इट मीन्स इफ द सीक्वेंस ऑफ bases in one strand, it means if the sequence of bases in one strand is known, क्या होगा? The sequence in other strand, the sequence in other strand is easily detected. ठीक है, क्या अभी भी ज्वाइन करने बोल रहा है? बाप रे बाप। देखो, इसमें कहा गया कि इस डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, जो कि वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मतलब ए के साथ टी का और जी के साथ सी का, जो कि चार्गप्स का रूल है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि अगर मान लो दो डीएनए स्ट्रैंड है और तुमको एक का सीक्वेंस पता है, जैसे है यहाँ पे ए टी जी सी सी जी, और ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तुमको बोला गया खोजने के लिए, तो तुमको पता है कि यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। कंप्लीमेंट्री मतलब ए के साथ टी का और जी के साथ सी का। तो हम दूसरा आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ टी होगा, ए होगा, सी होगा, जी होगा, जी होगा, सी होगा। ये फायदा किसमें है? डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे वॉटसन एंड क्रिक के डीएनए मॉडल का डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिखेंगे ठीक है, और एक चीज ऑल्सो, if each strand from a DNA acts as
also if each strand from a DNA acts as a template, acts as a template, template मतलब जो स्ट्रैंड किसी नए चीज को सिंथेसाइज करता है डीएनए का, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए विच शोज द कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज एनीथिंग दैट इज कॉल्ड डीएनए टेम्पलेट, चाहे वो डीएनए का सिंथेसिस हो या आरएनए का सिंथेसिस हो, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, synthesis of new strand. The daughter thus produced, the daughter thus produced would be identical. The daughter thus produced would be identical to the parental DNA molecule, ठीक है, कहा गया। इसलिए जो स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट के रूप में काम करता है, बिहेव करता है, वो क्या करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो सिंथेसिस करता है न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। या जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो भी डीएनए का जो स्ट्रैंड आरएनए का सिंथेसिस करेगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और इसके बाद जो डॉटर प्रोड्यूस होता है वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये क्या है, ध्यान से समझो। वॉटसन डीएनए का जो स्ट्रैंड डीएनए का सिंथेसिस के लिए या आरएनए के सिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट करता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं। और डीएनए का जो स्ट्रैंड किसी नए चीज के सिंथेसिस के लिए भाग नहीं लेता है उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। समझ गई श्रुति? अब देखो वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक worked out the first correct double, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, which explained the properties of DNA। अब देखो the salient features the salient features of double helix structure of DNA, the salient features of double helix structure of DNA are as follows, क्या क्या है ये समझो, ठीक है। जैसे ये डीएनए का मान लो स्ट्रक्चर है,
ठीक है। सबसे पहला ये जो डीएनए है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर में आता है, तो लिखेंगे द लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल इज अ डबल स्ट्रैंडेड, द लार्ज मैक्रो molecule is double stranded and each strand is called पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरा, बोथ न्यूक्लियोटाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर। दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये एक दूसरे से कैसे अटैच है? हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे जुड़ा हुआ है? बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दोनों का लेंथ बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। लिखेंगे द टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? उनका लेंथ बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। दैट इज दे हैव सेम लेंथ बट हैविंग different direction, but having different direction। ठीक है, मतलब जैसे ये दो चेन है, हम इसको स्ट्रेट दिखा रहे हैं, तो अगर ये चेन है 3' to 5', तो दूसरे वाले देखो लेंथ में बराबर है लेकिन इसका डायरेक्शन इधर से हो जाएगा 3' to 5'। तो लेंथ बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस तरह के चेन को कहा जाता है एंटी पैरेलल चेन। ठीक है, अब देखो क्या होगा। बोला गया ईच पॉली न्यूक्लियोटाइड हैव अ मोनोमरिक यूनिट। देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो पॉलीमर था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो पॉलीमर है, तो उसका मोनोमर क्या होगा? सिंगल यूनिट न्यूक्लियोटाइड। हैव अ मोनोमरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? अ न्यूक्लियोटाइड is a phosphoric acid ester of न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर है, किसका? न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है। हम क्या न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन क्या दिए?
फॉस्फोरिक एसिड एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे दो सवाल आता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? मिटा दें? बोलो क्या? डीएनए का 3 से 5 डीएनए का लेंथ नहीं लिए, डायरेक्शन बोल रहे हैं, वो पोलैरिटी है। अभी रुक जा, तुम कैसे समझ गए? हम लेंथ कब बोलेंगे? 3 क्या बोले हम? 3 5 मतलब 53 सेंटीमीटर। क्या बोले? बोलो। हम क्या बोले? डायरेक्शन ऑपोजिट है, 3' to 5'। अब ये 3' to 5' कैसा है वो समझाएंगे, रुक जाओ। ठीक है, ये 3 to 5' का जो डायरेक्शन हो रहा है उसका मूल कारण है फॉस्फेट ग्रुप विच इज अटैच्ड टू डीऑक्सीराइबोस शुगर। पूरा स्ट्रक्चर बनाने तो थोड़ा रुक जाओ, एक की बात एक पढ़ाएंगे तो सब डिटेल में आ जाएगा। पोलैरिटी का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, देखो बता रहे हैं कितना नंबर पॉइंट लिखाए थे? 5। अब 6 नंबर में देखो, न्यूक्लियोटाइड। अब इसको ध्यान से देखो, सब क्लियर हो जाएगा दिमाग में, जबकि ये 11 में पढ़ा चुके हैं, भूल गए अलग बात है। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ क्या क्या? फर्स्ट, किसी का माइक्रोफोन ऑन है प्लीज बंद कर दो, आवाज यार देखो ये कर रहा है, इको कर रहा है। नाइट्रोजेनस बेस, नाइट्रोजेनस बेस। दूसरा होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पहला पार्ट क्या है? नाइट्रोजेनस बेस, दूसरा है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब देखो, नाइट्रोजेनस बेस प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब समझ आएगा? क्वेश्चन आए व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड तो क्या लिखेगी? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजेनस बेस एंड deoxyribose sugar in DNA and ribose sugar in RNA. Now what is nucleotide? When nucleoside combines with phosphate group. ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। समझ आया? ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सब समझा दे रहे। देखो, अब आ जाओ नाइट्रोजनस बेस में। इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह का है। पहला पायरिमिडीन। पायरिमिडीन क्या है? दीज आर सिंगल these are single ring compound with nitrogen. These are single ring compound with nitrogen in position 1 and 3 of 6-member benzene ring. 6-member बेंजीन रिंग। पायरिमिडीन 2 तरह का होता है, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए के केस में साइटोसिन और दूसरा थाइमिन। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख लो। देखो, 1 और तीसरे पोजीशन में नाइट्रोजन है। अब यहां पे कहां होगा देख लो,
ठीक है। ठीक है, ये हो गया साइटोसिन फर्स्ट पोजीशन में, और थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन। तो साइटोसिन के बाद क्या है, थाइमिन। पहले तो यही सेम स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मूला जो भी बनाओ। ठीक है, अब यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, यहां पे मिथाइल ग्रुप होगा, सी। ठीक है, ये हो गया थायमिन ग्रुप। ये साइटोसिन और ये थायमिन। इसमें क्या होता है कि 6 मेंबर बेंजीन रिंग होता है, जिसके पोजीशन नंबर 1 में और पोजीशन नंबर 3 में नाइट्रोजन होता है। ये हो गया पायरिमिडीन बेस, है ना। नाइट्रोजन का पहला हो गया पायरिमिडीन। यहां तक समझ आ गया सभी को? क्लियर? अब दूसरा होगा प्यूरिन। प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन आर डबल रिंग कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर इमाडाजोल रिंग जॉइन टू पायरिमिडीन रिंग। कैसे है इमाडाजोल रिंग, हम सब समझाते हैं। दूसरा क्या है, प्यूरिन। प्यूरिन को हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज या दीज आर डबल मेंबर, दीज आर डबल रिंग कंपाउंड, है ना। सीधा लिख देते हैं। क्या कंसिस्ट करता है, डबल रिंग कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ consisting of imadazole ring, consisting of imadazole ring joined to pyrimidine ring। ठीक है, डबल रिंग कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ इमाडाजोल रिंग जॉइंट टू पायरिमिडीन रिंग। अब ये भी 2 टाइप का है, इट इज ऑफ 2 टाइप। क्या होगा, एडिनिन और ग्वेनिन। पहला एडिनिन, इसका डायग्राम देख लो। इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है पोजीशन 1, 3, 5 और 7 में पा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये हो गया इमाडाजोल रिंग 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या हो गया, नॉर्मल पायरिमिडीन रिंग। अब इसमें क्या होगा, NH2। ठीक है, C डबल बॉन्ड H। ठीक है, ये हो गया एडिनिन। अब आ जाओ ग्वेनिन में। ग्वेनिन में क्या होगा, देखो दूसरा, पहले यही सेम स्ट्रक्चर बनाओ। देखो हो गया। अब CH यहाँ पे NH2 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया ग्वेनिन। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में 2 था, साइटोसिन और थायमिन, और प्यूरिन में जो हो गया एडेनिन और ग्वेनिन। ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस। यहां तक क्लियर हो गया? इसको मिटाएं। अब देखो हम डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों बोले, ये समझाते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना। देखो तुम अगर डायरेक्ट प्यूरिन और पायरिमिडीन लिख देगी तो ऐसा बात नहीं है कि तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये देने से तुम्हारा पेपर दूसरे से थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए हम ये बनवाए। ठीक है, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स को स्किप करेगा, तुमको कोशिश करना है इसको लिख देना है। अब आओ डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होगा देखो, OH H H OH, ठीक है, HOH CH2OH H, ये राइबोस शुगर हो गया जो आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में हम क्या लिखे हैं? डीऑक्सी। क्यों लिखे हैं? जो सेकंड पोजीशन है 1 2 3 4 है ना, सेकंड पोजीशन में यहां से हाइड्रोजन जो है वो रहेगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो ऑक्सीजन यहां से एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोस शुगर। समझ आया इसको डीऑक्सीराइबोस क्यों कहा गया? ठीक है, क्लियर? एज इन इट, ठीक है, फ्रॉम C2 पोजीशन, C2 position has H in lieu of OH, ठीक है, इन इट फ्रॉम C2 पोजीशन, ये कार्बन 2 पोजीशन में H के बदले, ठीक है, कार्बन C2 यानी कार्बन नंबर 2 में OH के बदले क्या है? H है, और इसलिए इसको कहा गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, सभी से पूछ रहे हैं, नबीला, फ्रूटी, पूजा, अंशिता, ठीक है। अब देखो हम लोग, ये हो गया 6 कैरेक्टर, अब बाकी, ठीक है। अब तुम पूछी थी ना कि सर 3 5 कैसे आता है, सिमरन पूछी थी, वो क्यों आता है अब देखो बताते हैं। होगा in the DNA strand, ठीक है, the phosphate group alternate with डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो एक के साथ किसी और पोजीशन में और उसके नीचे वाले के साथ किसी और पोजीशन में, डीऑक्सीराइबोस शुगर। कैसे हम समझा रहे थे, क्या लिखेंगे? ईच फॉस्फेट ग्रुप is attached to थर्ड कार्बन, या 3' लिखते हैं, या इसको थर्ड कार्बन भी बोलते हैं, थर्ड कार्बन ऑफ 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर, थर्ड कार्बन ऑफ 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर and
टू कार्बन एटम 5, ठीक है, ऑफ अनदर। मतलब जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो ये एक डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 यहां से जुड़ा, और दूसरे तरफ 1 2 3 4 5 इधर जुड़ा, ठीक है। तो ये 5 एक तरफ 5 कार्बन के साथ जुड़ा, एक तरफ 3 कार्बन के साथ, इसलिए चेन का पोलैरिटी 3' to 5' हुआ। और मान लो यही फॉस्फेट दूसरे तरफ जो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो दूसरे के 5 कार्बन के साथ जुड़ा और तीसरे के 3 कार्बन के साथ, तो उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा? 5' 3'। समझ आया 3' 5' क्यों आता है? ठीक है, बाकी सभी को क्लियर हो गया? पुष्पा, मुस्कान, सॉरी मुस्कान तो आई नहीं, एलिना, फ्रूटी, हाँ बोलो। हाँ, मतलब फॉस्फेट अपने ऊपर वाले डीऑक्सीराइबोस के अगर 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ रहा है और अपने नीचे वाले कार्बन के साथ, सॉरी डीऑक्सीराइबोस के 5 कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो चेन का पोलैरिटी ऊपर में 3' हो गया, नीचे में 5' हो गया। समझ गए? क्योंकि फॉस्फेट ही डीएनए का बैकबोन है। जैसे हम लोग का बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम, तो डीएनए का बैकबोन है फॉस्फेट। समझ गई? ऑफ अनदर, ठीक है। अब द टू स्ट्रैंड्स मतलब 2 polynucleotide chain. The 2 strands are oriented in opposite direction. The 2 strands are oriented in opposite direction, ठीक है, हो गया क्लियर? अब 8 क्या होगा? द डायमीटर ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। द डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। पूरे लेंथ में जो डीएनए का डायमीटर है वो बराबर है, कितने के बराबर? दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। क्या है डायमीटर डीएनए हेलिक्स का? 20 एंगस्ट्रॉम। नाउ ये जो दोनों डीएनए हेलिक्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल किया, ये कॉइलिंग का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज और क्या? राइट हैंडेड, ठीक है। द डायरेक्शन क्या बोल रही है? नहीं जी, एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ जेड डीएनए, ठीक है, वो डीएनए जिगजैग डीएनए होता है। जितना नॉर्मल डीएनए है सब क्लॉकवाइज है। द डायरेक्शन ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग लिखो, एक मिनट। The direction of coiling of the DNA double helix is right handed और clockwise, राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आ गया सभी को?
ठीक है, अब 2-3 पॉइंट है जिसके ऊपर का लेंथ ऑफ डीएनए खोजे थे ना, वो भी जानना है तुम लोगों को। ठीक है, देखो क्या होगा। हाँ 10 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स, जो डीएनए हेलिक्स का एक कंप्लीट टर्न होता है, इनकॉर्पोरेट कितना बेस पेयर होता है, इनकॉर्पोरेट 10 बेस पेयर, इनकॉर्पोरेट 10 बेस पेयर, मेजरिंग कितना मेजरमेंट होता है 34 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ, मेजरिंग 34 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ। तो सो द डिस्टेंस बिटवीन adjacent base pair is, so the distance between the adjacent base pair is about 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखो यहां देखो, ये डीएनए का डबल हेलिक्स है और ये डीएनए के डबल हेलिक्स का एक कंप्लीट टर्न है, और इस कंप्लीट टर्न का टोटल मेजरमेंट कितना है 34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें कितना बेस पेयर है 10 बेस पेयर, यानी 10 बेस पेयर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसे हो गया ए बी जी सी सी, ये 10 बेस पेयर मिलके 34 एंगस्ट्रॉम है। तो दो एडजेसेंट, दो लगातार बेस पेयर के बीच का दूरी कितना होगा 34/10 इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हमने कहा 10th पॉइंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे द, बोलो कुछ पूछना है? द width of DNA molecule, the width of DNA molecule is 20 angstrom. The width of the DNA molecule is 20 angstrom. Now the एंगुलर डाइवर्सन, तुम देखो यहां पे जितना भी हम बेस पेयर बनाए, किसी को भी हम ऐसे बनाए, सबको हम इस तरह से बनाए, ये हो गया एंगुलर डाइवर्सन। हर एक बेस पेयर का जो एंगुलर डाइवर्सन है वो 36 डिग्री है। ठीक है, द एंगुलर डाइवर्सन बिटवीन द adjacent base pair is 36 डिग्री। अब जब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के ऊपर क्लॉकवाइज लिपटता है, ट्विस्ट करता है, तो यहां पे दो तरह का ग्रुप बनता है। एक जो इनरवर्ड है इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। क्या बोलते हैं? माइनर ग्रुप। और एक जो ब्रॉड डिप्रेशन है इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखेंगे? द ट्विस्टिंग ऑफ द टू strands of DNA, the twisting of the two strands of DNA around each other, the twisting of the two strands of DNA around each other
फॉर्म्स, ठीक है, आर डबल हेलिक्स। जब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर क्लॉकवाइज लिपटता है तब क्या बनता है? डबल हेलिक्स which has नैरो ग्रूव। ये जो इनवर्ट डिप्रेशन है ये हो गया नैरो ग्रूव। नैरो ग्रूव को ही कहा जाता है माइनर ग्रूव, ठीक है, माइनर ग्रूव, जो कि 12 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड जो बड़ा है ये हो गया लार्जर ग्रुप या मेजर ग्रुप। एंड वाइड ग्रुप, इस वाइड ग्रुप को कुछ बुक में कहा गया है मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप कितना है? 22 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और लास्ट क्या हुआ देखो, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, ठीक है, जैसे एक बेस पेयर है दूसरा 3 है ना, तो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर ओवर, ठीक है, स्टैक ओवर, जैसे माचिस का तीली रहता है वैसे रहता है, स्टैक ओवर द अदर, स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ डीएनए के डबल हेलिक्स को एडिशनल सपोर्ट या स्ट्रेंथ देता है। दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, क्या? प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर, किसमें? डबल हेलिक्स में। दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हेलिकल structure, to the helical structure, in addition to the bond मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? That's all for today. Thank you, students.